नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के पॉज ख़त्म होने से पहले ही 10 डेज़ का और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है। यानी कि ईरानियन गवर्नमेंट को एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि जो आपने 7 दिन का टाइम मांगा था, जो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट ने 7 डेज़ का हमें वक्त मांगा था हमसे, लेकिन उसके बदले में उन्हें 10 डेज़ का टाइम दे रहा हूँ। तो एक तरीके से उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और वो खुद बोल रहे हैं कि हम चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। इसके बाद फर्दर अभी इसमें ये हुआ है, रिसेंटली जो चीज़ें हुई थी कि अभी जस्ट इनकी बैठक बीच में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी, जहाँ पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जेडी वेंस जो कि वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पहुँचे हुए थे, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री अरागाची थे वहाँ पर वो गए हुए थे, और प्लस पाकिस्तान के जो अपने ऑफिशियल्स प्राइम मिनिस्टर, उनके आर्मी चीफ और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहाँ पे थे। तो वहाँ पर कुछ बातें तो सामने एग्जैक्टली नहीं निकल करके आई हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ है कि वहाँ पर इन्होंने एक 15 टाइप की कंडीशंस रखी थी, जिसमें कि ईरानियन गवर्नमेंट के सामने इन्होंने ये बोला था कि ये हमारे 15 कंडीशंस हैं, अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो फिर हम फर्दर वॉर के बारे में सोचेंगे कि वॉर को स्टॉप करना है। इसके बदले में ये हुआ था कि ईरानियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो इनके 15 जो कंडीशंस थे उसमें से एक भी नहीं मानी, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने 5 मोर कंडीशंस अपनी डाल दी, और जिसमें कि 5 कंडीशंस थी, जिसमें कि सबसे जो पहला कंडीशन था उसमें ये था कि जो करंटली जो एक टेंस सिचुएशन हो चुका है जो वॉर की वजह से, उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए। सेकेंड उनका ये था कि जो इसमें उनमें जो लॉस हुआ है तो उसकी कंपनसेशन दी जाए। थर्ड में ये था कि मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस बेसेस हैं वो सारे के सारे कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव किए जाएँ। एंड फोर्थ में ये था कि इनका जो हॉर्मुज स्ट्रेट पे एक कम्प्लीटली एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक सारा सिस्टम बने, और जिसमें कि उसमें ये बताया जाए कि जो इसकी ऑथरशिप होगी या फिर जो कम्प्लीटली जो पावर में होगा वो ईरानियन गवर्नमेंट के पास ही होगा, यानी कि ईरान ही उसको हॉर्मुज स्टेट है उसको कंडक्ट करेगा। यानी कि वहाँ से जितने भी वेसल्स, ऑयल टैंकर्स और जो गैस के टैंकर हैं वहाँ से उनको सारा जो अथॉरिटी होगी वो ईरान के पास होगी। एंड जो 5th कंडीशन इसमें इन्होंने एक डाला था, और वो काफ़ी ही मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशन वो भी है कि इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में कभी भी ईरान के ऊपर कोई भी हमला ना किया जाए। ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम रूल रेगुलेशन बनाया जाए, जिसमें कि ऐसा नहीं कि आज यूएस ने ये बोला फिर कुछ टाइम के बाद जब इन्होंने अपने जो सिस्टम बनाए थे उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर कोई अटैक हो। तो इस तरीके से इन्होंने 5 कंडीशंस डाली थी। हालांकि एक इसमें ये भी आ रहा था कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था या फिर उनका जो मिसाइल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स थे, इसको यूएस ने मना किया था, लेकिन इसमें ईरानियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इसका जो सारा डेवलपमेंट और जो सारी चीज़ें हैं वो हम खुद करेंगे। तो इस तरीके से सारी डेवलपमेंट हुई है। तो अब क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मोर डेज और दे दिए हैं इस वॉर में, और उन्होंने ये बोला है कि 10 दिन तक हम कोई भी अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये जो अब डेडलाइन है वो 6 अप्रैल तक की जा चुकी है। और अब ये है कि इस बीच में अब क्या क्या रिसेंटली डेवलपमेंट्स होते हैं ये भी एक देखने की बात है, और थोड़ी सी ये एक क्यूरियोसिटी इसलिए भी है, और प्लस इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अगले 10 दिनों के लिए एक इन्होंने समय दे दिया ईरानियन गवर्नमेंट को, उसके बाद से फिर इसमें ये बीच में एक प्रॉब्लम आ रही है कि इन्होंने रिसेंटली आई थिंक 13 मार्च के आसपास में इनके करीब करीब 2200 इनके 31st जो AEC एक इनकी यूनिट है जो कि आर्मी की एक यूनिट है, उन्होंने वहाँ पर USS त्रिपोली, ये एक एम्फीबियन क्राफ्ट शिप है जो कि यूएस के पास है। एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि जो ज़मीन पर और पानी में दोनों पर इक्वली वो ट्रैवल करता है। तो उससे इन्होंने 2200 जो इनके ट्रूपर्स थे वहाँ पे उतारे हुए हैं, और उनको ये बोला गया था कि आप जाकर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप क्लियर कराएंगे। और दूसरा जो एक खड़ग आइलैंड है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, खड़ग आइलैंड में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि जो ईरानियन गवर्नमेंट के अंदर में है, और खड़ग आइलैंड के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये जो मेन जो शोर है, मतलब कि जो कोस्ट लाइन है जो ईरान का, वहाँ से ये लगभग पर्सियन गल्फ के अंदर में 22 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। और जो खड़ग आइलैंड है ये स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90% का जो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है ईरान का वो केवल खड़ग आइलैंड से होता है। हालांकि वहाँ पर प्रोडक्शन की बातें ऐसे क्लियर नहीं है कि प्रोडक्शन कितना होता है, लेकिन वहाँ पर आई थिंक जो पाइप के थ्रू है वो खड़ग आइलैंड के पास आता है, और वहाँ पर जो उनका जो सी का जो लेवल है वो थोड़ा डीप है। तो डीप होने की वजह से क्या है कि वहाँ से इजीली बड़े बड़े वेसल्स जो होते हैं VLCC वाले या फिर जो बड़े जो टैंकर हैं वो वहाँ पे इजीली पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
तो खड़ग आइलैंड को यहाँ पे ये बोला गया कि आप जाएंगे और वहाँ पर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 1000 और भी 82nd बॉर्न एयरबॉर्न इनकी एक इन्फेंट्री है, जो कि एयरफोर्स के जो कमांडर्स होते हैं उसमें ये हैं, जो कि 82nd है, और इससे इन्होंने वहाँ पे उतारे हैं। और ये यहाँ पर डायरेक्टली इनका भी यही है टारगेट कि खड़ग आइलैंड के जो है वो अपने कब्जे में लिया जाए। यानी कि स्टोरी अब देखिए दो तरीके से चल रही है। पहला स्टोरी ये है कि इधर डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से जो वॉर चल रही है उसमें पॉज भी दे रहे हैं। दूसरे साइड से क्या है कि ये अपने जो इन्फिल्ट्रेशन जो आर्मी की हो रही है या फिर जो इनके ट्रूपर्स हैं, जो कमांडोज हैं, वो भी उतारे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के एक तरीके से कहीं ना कहीं है कि डुअल जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, ये थोड़ा सा मतलब किसी को भी अचरज और हैरानी में डाल सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ी सी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे भी क्लियर नहीं हो रही हैं। और इनफैक्ट मतलब कि जितने भी इनके अपने साथ के जो इजराइल भी है वो भी एक तरीके से देख रहा है, ईरान भी वो भी देख रहा है कि एक साथ में डुअल डिसीजंस क्यों ले रहे हैं। इनफैक्ट आप ये भी देख रहे होंगे कि अभी एक तरीके से जो यूएस एक तरीके से फोर्स एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर रही है, दूसरे साइड में यूएस जो प्रेसिडेंट है वो बीच में वॉर को जो है पॉज भी दे रहे हैं। और जो इजरायली गवर्नमेंट है या फिर इजराइल की जो आईडीएफ है यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स, वो भी एक पूरी तरीके से वॉर के मूड में है। यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, वो लगातार उधर से मिसाइल से हमले जारी कर रखे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईरान के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं उसमें काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। जैसे तेहरान से भी खबरें आई थी कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा बुशैर में जो इनका एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे भी हमला हुआ था। इसके अलावा इस्फान एक सिटी है वहाँ साउथ ऑफ ईरान में पड़ता है, वहाँ पे भी इसके हमले की खबर आई थी और वहाँ पे भी नुकसान हुआ था। तो इस तरीके से एक खुर्रम शहर भी है जहाँ पे कि वहाँ पे गैस पाइपलाइन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब वहाँ पे वो शायद आई थिंक क्षतिग्रस्त हुआ था या फट गया था। तो इस तरीके से जो है कि इजराइल पूरे तरीके से वॉर के मूड में है। और इनके जो एक स्पोक्स पर्सन है जो आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के, उनका ये स्टेटमेंट ये भी अभी आया हुआ है कि हमारी जो सेना है एक तरीके से वॉर कर करके थक चुकी है और अभी आपको न्यू रिक्रूटमेंट्स भी हमारे पास जो है जो आर्म्ड फोर्सेस की जो है वो कमी सी हो रही है। तो इनके भी जो बयान है वो भी बहुत ज़्यादा एक तरफ वॉर की तरफ नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। वॉर की तरफ जो जाने का सबसे बड़ा जो इशू है वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि वो इसमें पूरी तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। तो इजराइल अब क्या कर रहा है कि अपने एक तरीके से एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि ज्यूस हैं। ज्यूस मीन्स कि जो यहूदी एक समुदाय है जो कि इजराइल के अंदर ही मतलब उनका सारा मोस्टली जो बेस है वो वहीं पर है। तो अब मिडिल ईस्ट में चूँकि मुसलमान कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से क्या है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान क्या है कि अपनी एक तरीके से सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ईरान का ये है कि 28 फरवरी जो हुआ था पिछले महीने में, 28 फरवरी 2026 में, जिसमें कि अटैक में इनके जो इजराइल ने अटैक किया था यूएस और इजराइल की कंबाइंड फोर्स ने, वहाँ पर इनके जो इनके टॉप लीडर थे अयातोल्ला अली खामनेई और प्लस उनके जो मिलिट्री कमांडर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स और जो टॉप ऑफिशियल्स थे, वो उनकी सबकी उसमें डेथ हो गई थी। उसके बाद भी ईरान में काफ़ी डेथ हुई हैं, काफ़ी उसके बाद जो टॉप जो लेवल के जो ऑफिसर्स थे, काफ़ी लोगों को इजराइल ने और यूएस की जॉइंट फोर्सेस ने मार करके वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके भी ईरान कहीं से भी अपने आप को रोक नहीं रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो कहीं से थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली अभी आजकल की बात है कि जिसमें कि उसने 3 और कंट्रीज़ पे अभी हमला कर दिया था, जिसमें से कि सऊदी अरबिया, कुवैत एंड जो लास्ट कंट्री बहरीन था। इनफैक्ट बहरीन में तो इसने अमेज़न का जो डेटा सेंटर था वहाँ पर भी इसने हमला करके उसको मिसाइल से उड़ा दिया। तो अब आप देखेंगे कि इसके कुछ दिन पहले यूएई में भी एक जो अमेज़न का डेटा सेंटर था, तो उसको भी उसने मिसाइल लॉन्च करके वहाँ पे उसको भी टारगेट में ले लिया था। तो इस तरीके से जो ईरान है कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जो सारी चीज़ें हैं वो वॉर का जो एस्केलेशन है वो दिन पर दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितनी भी तीनों कंट्रीज़ हैं अपने आप को एक तरीके से वॉर में आगे रख रही हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को थोड़ा जस्टिफाई करते हुए थोड़ा सा टाइम दिया है, लेकिन ये बीच में जो ट्रूप्स उतार रहे हैं एक तरीके से बोल रहे हैं कि हमें इस आइलैंड पे कब्जा करना है। हो सकता है इसके पीछे ये रीज़न हो कि इनके जो यूएस प्रेसिडेंट है इनके दिमाग में ये चल रहा हो कि अगर हम खड़ग आइलैंड को ले लेते हैं तो हम बाद में इसको एक तरीके से हम सौदेबाजी जैसे बोल सकते हैं या फिर बार्टर बोल सकते हैं कि जैसे हॉर्मुज जो स्टेट है उसके बदले में हम ईरान से ये बोलेंगे कि अगर तुम्हें खड़ग आइलैंड चाहिए तो तुम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुम ओपन करो। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ और भी इसके जो कंसिक्वेंस हैं या फिर क्या निकल के आता है वो अभी फ़िलहाल तो नहीं पता, लेकिन अभी जो सिचुएशंस है इसमें ये देखने को मिल रहा है।
जो ट्रूप्स की बात करें तो इन्होंने अभी और 10,000 मोर ट्रूप्स उतारने की अभी बात कर रहे हैं। 1,000 तो इन्होंने ऑलरेडी अभी उतारने का ऑर्डर दे दिए हैं, 10,000 अभी और आएंगे। और ईरान से भी ये भी ऐसी भी खबर आ रही है कि वहाँ पर लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो है वहाँ पे फोर्सेस कंप्लीटली तैयार बैठी हुई हैं। और खड़ग आइलैंड की बात करें तो वहाँ पर एक तरीके से इन्होंने चारों तरफ से पूरे एंटी जो माइंस बिछा रखे हैं, एंटी जो पर्सनल जो वहाँ पे जो ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन अगर या फिर कोई आर्मी का कोई भी अगर जवान वहाँ पर अगर अटैक करने जाता है तो उसके लिए भी माइंस बिछा रखी हैं। उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगा रखे हैं और वहाँ पर मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए इंटरसेप्टर भी लगा रखे हैं। तो यानी कि पूरी एक तरीके से जो है खड़ग आइलैंड को इन्होंने किलेबंदी कर रखी है कि वहाँ पर अगर कोई भी अगर बाहर से जाता है तो उसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा वहाँ पे चीज़ों को टारगेट करना या फिर अपने कब्जे में लेना। क्योंकि जो वॉर होता है अब किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर कि वैसे भी ईरान की जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। यानी कि ऐसा है कि जब आप देखेंगे कि ईरान की टोपोग्राफी वहाँ पे माउंटेन्स बहुत सारे हैं, तो उसके अंदर जाना और वहाँ पे जो फोर्सेस उनकी है और जितनी मशीनरी लगा रखी है उस सबको रिमूव करते हुए आपको एक तरीके से ज़मीन पर कब्जा करना एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक टफ टास्क है। तो यहाँ पर ईरान के जो इनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये भी बताया था कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें आप अपने बच्चों को ना भेजें। यानी कि उन्होंने यूएस फोर्सेस को आगाह भी किया था कि जिस टाइप की यहाँ पे जो सिचुएशन होने वाली है तो यहाँ पर वॉर बहुत ज़्यादा टफ होगा और हमारे यहाँ आकर के आपके लिए लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक मैसेज सा भी दिया हुआ था कि अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो एक तरीके से नरक में भेजने के बराबर ही होगा या फिर उसके समान समझा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो इनके फोर्सेस जो तैयार हो रखे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा एक कम्प्लेक्सिटी भी है क्योंकि जनरली इनका जो IRGC का जो एज ग्रुप है यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि इनकी जो फोर्स है और प्लस इनकी अपनी जो एक आर्मी भी है अलग से, तो उनकी जो एज ग्रुप है वो लगभग 12 साल के आसपास की है। तो 12 साल में अगर कोई सोचे कि एक बहुत ही कम एज होती है जिसमें कि इनके बच्चे ऑलरेडी रेडी हो जाते हैं एक तरीके से फाइट करने के लिए। और अभी रिसेंटली ये भी अभी आया था कि यूएस में जो इनकी जो एज है 32 से बढ़ा करके 42 कर दी गई है रिक्रूटमेंट्स के लिए। और ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि ऑलरेडी यूएस में ऐसा भी लग रहा है कि वहाँ पर फोर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इससे क्योंकि यहाँ पे जो वॉर चल रही है अभी ईरान में तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा अभी ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी ये सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हों। इसके अभी रिसेंटली अभी 2 डेज़ बिफोर में क्या हुआ है कि जो इन्होंने यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक वाइट हाउस में एक मीटिंग सी रखी थी और जिसमें कि यहाँ पे इनके टॉप ऑफिशियल सारे थे प्लस जो भी इनके सीनेट के मेंबर थे। सीनेट यानी कि वहाँ पर यूएस के लिए जैसे जो पार्लियामेंट के हमारे मेंबर होते हैं एमपीज़, वो सीनेट वहाँ पे बोले जाते हैं, तो वो भी सारे थे। प्लस पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है वहाँ से भी उनके भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनके भी जो चीफ ऑफिसर्स थे वो भी सारे वहाँ पर आए हुए थे। और वहाँ पर ये बात हो रही थी कि इसका आगे की ब्लूप्रिंट क्या है, कि मतलब आगे की रणनीति क्या है। जैसे जो वॉर चल रहा है इसमें लगभग 28-29 दिन को होने को आ गए, तो इसमें अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे करना है। तो जब ये सारी मीटिंग जब ख़त्म हुई तो वहाँ से जो इनकी जो स्पोक्स पर्सन थी उन्होंने ये बताया कि अभी हमारे पास अभी कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ या कोई भी ऐसा सॉलिड कोई प्लान निकल करके नहीं आया है जिसमें कि ये बताया जा सके कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो यानी कि हर चीज़ थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग के लेवल पे थोड़ी प्रॉब्लम तो है। हालांकि यूएस जो है एग्जीक्यूशन के लेवल पे नो डाउट अच्छा कर रही है कि वो अपने फोर्सेस को वहाँ से वहाँ मूव करा रही है। प्लस ये हुआ कि उनके अंदर में वो सारी चीज़ें ऐसी जो टेक्निकल जो साउंड चीज़ें हैं या फिर आर्टिलरीज हैं, जो गन्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड पूरी तरीके से कम्प्लीटली जा रही हैं। और इसी बीच में ये भी हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट एंड जो पेंटागन है इन्होंने अभी अमेरिकी संसद यानी कि वहाँ पर उसको कांग्रेस बोला जाता है, तो उन्होंने उससे $200 बिलियन की डिमांड भी कर दी है। तो $200 बिलियन जो होती है एक बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है कि यूएस का जो पर डे का जो खर्च है यानी कि जो वॉर में आने के बाद वो लगभग 1 से 2 बिलियन के बीच में कहीं ना कहीं वो फॉल हो रहा है। तो यानी कि 1 से 2 बिलियन डॉलर का जो खर्चा है वो बहुत एक बड़ी रकम वो भी हो जाती है अगर पर डे के अकॉर्डिंग देखें तो। और इन्होंने एडिशनल $200 बिलियन एक तरीके से डिमांड कर दी है कि हमें ये चाहिए। तो इस पे इनके काफ़ी सारे जो सीनेट जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस पे काफ़ी कड़ी आपत्ति भी जताई थी। और आपके सामने ये कुछ मेंबर्स के इनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी दिख रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। सभी के लगभग एक ही तरीके के कंसेंट ऑलमोस्ट निकल के आ रहे थे कि ये जो वॉर है एक तरीके से वाइट एलिफेंट की तरह बनता जा रहा है।
जो कि केवल बस देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर हमें एक ग्रेट अमेरिका का जो एक डोनाल्ड ट्रंप हमेशा एक सिग्नल देते हैं या फिर हमेशा बोलते हैं, वो उसको जस्टिफाई करने के लिए ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल ग्राउंड पे देखें तो इसमें लॉसेस बहुत सारे हैं। मिलिट्री लॉस है, उसका ह्यूमन लॉस भी है, इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज़्यादा है, और प्लस एक जो ऑयल क्राइसिस है, आपको गैस की क्राइसिस है, मतलब एनर्जी सेक्टर भी एक तरीके से पूरा डिस्टर्ब हो रखा है। ट्रेडिंग का सिस्टम पूरी तरीके से वो एक जो पूरी चेन है वो सारी की सारी वो ब्रेक हो रही है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत अच्छी नहीं बोल सकते हैं कि हो रही है, या फिर वॉर की वजह से जितनी भी डिस्ट्रप्शन है वो सारे के सारे होते जा रहे हैं। इनके साथ साथ ये भी हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमी भी है जो पूरी तरीके से एक तरीके से डगमगा सी गई है, क्योंकि यूएस एक ऐसा कंट्री है जहाँ से कि लगभग दुनिया के सभी देशों में कोई ना कोई ट्रेडिंग हो, या फिर उनके अपने जो सिस्टम हो, टेक्निकल सिस्टम भी हो, या फिर आईटी सेक्टर हो, या फिर जितने भी सेक्टर्स हो, कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करते ही रहते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि पूरा का जो ये जो एक सप्लाई चेन और जो पूरा फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ ही हुआ है। तो अगर इसके अलावा यहाँ पर अभी 2-3 डेज पहले की बात है कि यूएस प्रेसिडेंट किसी मीटिंग में थे, और वहाँ पे पेंटागन के इनके सारे ऑफिशियल्स भी थे। तो वहाँ पर जो इनके डिफेंस सेक्रेटरी, जिसको कि अब वहाँ पे वॉर सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, वो पीट हेग्सेथ हैं, उन्होंने उनके बारे में बोला कि जो मैं वॉर में इस ईरान के साथ जो वॉर चल रही है, इसके लिए मुझे इन्होंने फोर्स किया था, या फिर इन्होंने मुझे कन्विंस किया था। तो अब एक तरीके से ये भी बात है कि अगर आप किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप किसी भी हेड ऑफ द स्टेट हैं, और अगर आप वहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि किसी आपके जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने अगर ये बात बोली है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास अपना खुद का भी एक सिस्टम होता है, आपके भी अपने एक लोग होते हैं, या फिर आप खुद भी इतने कैपेबल हैं कि अगर मैं वॉर में जा रहा हूँ तो उसके जो आगे क्या उसके इफ़ेक्ट होंगे, क्या उसकी आउटकम्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें एक बार पहले पुनर्विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बोल रहे हैं कि पीट हेग्सेथ की वजह से मुझे इस वॉर में जाना पड़ा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे सही नहीं है। दूसरी एक और क्या इशू हुआ था कि अभी इन्होंने इसराइल के भी नाम आ रहा था कि इसराइल एंड सऊदी अरबिया ने भी इसमें वॉर में यूएस के इन्वॉल्वमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी फोर्स किया था, या फिर एक तरीके से इनको थोड़ा सा मोबिलाइज करके, या फिर माइंड को थोड़ा सा वो बना करके थोड़ा किया गया था कि आप इस वॉर में आए और आप ईरान के ऊपर हमला करें। तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती कि आप ऐसे एक कंट्री के तौर पे, और इतनी मजबूत कंट्री है, उसके बाद भी आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी बन जा रही है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि फैक्टर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें और नए समीकरण बनते जा रहे हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो अब जो देखिए, अब अगला यही है कि 10 डेज़ का जो इन्होंने पॉज दिया हुआ है, या फिर 10 डेज़ और एक्सटेंड कर दिया है वो वॉर को, तो अब अगला स्टेज क्या होता है और इसके आगे का सिस्टम अब कैसे बनता है, इस बीच में जो देखने के लिए बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि विद इन जो 10 डेज़ है अभी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप और क्या क्या फैसले लेते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर शेयर नहीं किया है, तो आप प्लीज़ उसको कर दें, और फिर आप मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।